हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपना डिजीज़ कंप्लीट कर लिया है और किस तरह से उनसे अपना बचाव करना है ये भी हमने पढ़ लिया था। और एक लास्ट पैराग्राफ हमारे पास बचता है एनसीईआरटी का। एज यू नो, हम कम्प्लीटली एनसीईआरटी आजकल पढ़ते हैं। जो लेक्चर्स हमने पहले लिए जिसमें कि हमने प्रोटोजोनल डिजीज़ पढ़ी, वायरल डिजीज़ पढ़ी और बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ी। वो सारी डिजीज़ जो हैं वो मैंने बहुत सारी हैं जो एक्स्ट्रा करवाई हैं। आपको सिर्फ मेनली कॉजल ऑर्गेनिज्म उनका याद रखना है, बार बार मैंने बताया है। और यहाँ तक जो एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी को आपने पूरा पूरा पढ़ना है। ठीक, एनसीईआरटी मैं भी आपको पूरा पढ़ा रही हूँ, तो हर लाइन को ध्यान से सुना करिए और उसके बाद खुद से रीड करिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए और कोई भी कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, अपने जो अगर तुम्हारा लाइव सेशन होता है तो उसमें अपने जो डाउट्स हैं हमेशा लिख के रखिए ताकि आपका जो डाउट्स हैं वो मैं अच्छे से ले सकूं और तब तुम्हें बार बार ना पूछना पड़े कि क्या डाउट है और क्या डाउट है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें। अभी बीमारियों के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब उन बीमारियों से इम्यूनिटी कैसे मिलती है वो भी हम आज के लेक्चर में थोड़ा जानेंगे, है ना। चलिए तो सीखते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि सीखना और पढ़ना ही एक स्टूडेंट का ड्यूटी होता है। उसके अलावा एक स्टूडेंट की ड्यूटी कुछ नहीं होती। अच्छे से बिहेव करना, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखना, हमेशा न्यूट्रल होके सोचना और सिर्फ अपनी पढ़ाई करना, यही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी इधर उधर की बातों पे ध्यान देना और इधर उधर की बातें करना ये तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, The advancements made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases. जो तरक्की, जो एडवांसमेंट आज बायोलॉजिकल साइंसेस ने, बायो साइंसेस ने आज जो तरक्की कर ली है उसने बिल्कुल हमें तैयार कर दिया है। उसने हमें आर्मडस का मतलब है बेटा, उसने हमको तैयार, जैसे आर्मी तैयार होती है वैसे उसने हमको भी तैयार कर दिया है कि हम बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज से अच्छे से डील कर पाए। लेकिन आज जो कोरोना का टाइम चल रहा है, क्या उसको देख के आपको लगता है कि हम बिल्कुल तैयार हैं? आप बोलोगे नो मैम, हमें नहीं लगता। क्या आप इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखेंगे? दूसरा, अगर हमारी बायोलॉजिकल साइंसेस ने तरक्की नहीं की होती तो कोरोना के टेस्ट इतने जल्दी नहीं होते, इतने जल्दी लोगों में नहीं पता चलता कि कोरोना नाम की बीमारी है। वो टेस्ट को जब कोरोना फैलने लगा तो जो टेस्ट था ना पॉजिटिव नेगेटिव आने का, वो फटाफट से इंसान ने टेस्ट करना शुरू कर दिया कि कैसे कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। कितनी सारी जो हैं उसके लिए अलग अलग आपको मशीन्स दे दी गई। पहले 2-3-4 दिन में रिजल्ट आता था, फिर 2 दिन में रिजल्ट आने लगा, फिर एक ही दिन में रिजल्ट आने लगा। इतनी सुपर फास्ट बना दी गई कि 2 घंटे में भी मशीन रिजल्ट देने लगी। ठीक है, हमारे पास इक्विपमेंट्स ऐसे आ गए कि हम 2 घंटे में, 3 घंटे में भी पता लगा पा रहे थे कि कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब जो जहाँ रह रहा है और जिस हिसाब से ज़रूरत है उसी हिसाब से टेस्ट किया जाता है, मतलब 1 दिन भी लग जाता है टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तैयारी किसकी है? बायोलॉजिकल साइंसेस ने जो एडवांसमेंट हुआ है उसी एडवांसमेंट की वजह से हम किसी इन्फेक्शियस डिजीज से अच्छे से डील कर पाते हैं। आज कहने को तो पूरा देश में बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट हैं, उसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा बोला भी जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं थी, इतने हथियार नहीं थे कि हम बिल्कुल ही इरेडिकेट कर दें इस बीमारी को और ये किसी को होना। प्लस लोगों को रोज़गार भी देना था। लोगों को जब बंद किया गया तो बहुत सारे लोग मरे, सुसाइड हुआ लोगों का, क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं रहा, उनके पास रहने के लिए नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो इसीलिए हम सब कुछ बंद करके नहीं बैठ सकते थे। ठीक है, सब कुछ बंद करके बैठना इतना आसान नहीं था। इसीलिए जो है वो लोगों को बाहर निकलना पड़ा। अब इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, एक पर्सन से दूसरा पर्सन इन्फेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं। ठीक है,
The use of vaccines and immunization programs have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox. ठीक है, तो वैक्सीन का यूज किया गया, ठीक, और वैक्सीन के यूज के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया. इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मतलब होता है बेटा लोगों को किसी इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करना. क्या होता है इम्यूनाइजेशन का मतलब? इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है अगर आप बीमार हैं तो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी दी जाएगी किसी इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट. ठीक है, और वो इम्यूनिटी वैक्सीन के थ्रू दी जाती है, वैक्सीन की फॉर्म में दी जाती है. तो वैक्सीन और जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम थे उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक डेडली डिजीज, मतलब जिससे बहुत लोगों की मौत हो जाती थी, ठीक है, उसको ख़त्म करने में, उसको इरेडिकेट करने में हेल्प किया. वो है स्मॉल पॉक्स. जब लोगों को, जो लोग सरवाइव किए हैं ना स्मॉल पॉक्स से, उनके फेस पे बहुत गड्ढे 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 आपको दिखाई देंगे. आपने ओमपुरी को देखा है, ओमपुरी के फेस पे भी गड्ढे गड्ढे हैं, थे, मतलब अभी वो नहीं रहे हैं. तो ये गड्ढे गड्ढे जो हैं ये वो स्मॉल पॉक्स की वजह से रहते थे. तो स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की वजह से. वैक्सीन जो है, वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन, आगे चलिए आप आगे पढ़ेंगे वैक्सीन क्या होता है, तभी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो वैक्सीन, आज भी हम कोरोना की वैक्सीन का बहुत ईगरली इंतज़ार कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन आएगी और हमें इम्यूनिटी मिलेगी और हम सारे आसानी से फिर एक इधर उधर कहीं भी घूम सकते हैं. ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, pneumonia and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccines. ठीक है, तो बहुत सारी और भी infectious diseases हैं जैसे कि पोलियो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और टेटनस. इनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई है वैक्सीन्स की हेल्प से, है ना. पोलियो के लिए भी वैक्सीन, जिसको मैंने सॉक वैक्सीन या सॉक एंड सेबाइन वैक्सीन जिसको कहते हैं, सॉक वैक्सीन मेनली उसको कहते हैं. डिप्थीरिया, टेटनस के लिए डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस के लिए है. न्यूमोनिया के लिए भी वैक्सीन है. तो ये जो वैक्सीनेशंस हैं, वैक्सीन हैं, इन वैक्सीन ने हेल्प किया है हमको कि हम बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस को कंट्रोल कर सकें. और मोस्टली हमने वैक्सीन की हेल्प से ही इन सारी डिजीज को कंट्रोल किया है. स्मॉल पॉक्स को हम इराडिकेट कर चुके हैं, मतलब खत्म कर चुके हैं. बायोटेक्नोलॉजी इज एट द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन. बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही ट्रिमेंडस एडवांसमेंट है बायोलॉजी की फील्ड में. ठीक है, आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, 11-12 चैप्टर आएगा बायोटेक्नोलॉजी को फुल डिटेल में आप पढ़ेंगे. तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल, मतलब उसने बहुत ही नई नई टेक्निक्स निकाली और अब ज़्यादा सेफ और ज़्यादा अच्छी वैक्सीन्स जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई जा रही हैं. डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स has also enabled us to effectively treat infectious diseases. तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बन चुकी हैं, बहुत सारी ड्रग्स बन चुकी हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं इन बीमारियों का इलाज करने में. तो वैक्सीन्स हो गई, बायोटेक्नोलॉजी से और अच्छी वैक्सीन्स बन रही हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बन चुकी हैं, बहुत सारी ड्रग्स बन चुके हैं और ये सब हमको हेल्प करते हैं. किस में हेल्प करते हैं बेटा? इन्फेक्शियस डिजीजेस को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, ओके. अब बात करते हैं इम्यूनिटी की. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस टाइम पे. यही कहा जा रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो सरवाइव करेगा, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जो पहले से ही बीमार है, उसका सरवाइव करना कोरोना पीरियड में मुश्किल हो जाता है. ठीक है, इम्यूनिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रही है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनके अंदर कोरोना वायरस जाता भी है लेकिन कुछ अच्छे से कर नहीं पाता. तो वो कोरोना पॉजिटिव तो हो जाते हैं लेकिन सिम्टम्स उनको कुछ नहीं आते.
एसिम्टोमेटिक रहते हैं, ठीक, और ना ही उनको कुछ बीमारी आती है, कुछ भी नहीं होता। तो इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे आसपास कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ही सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक। और हमारी बॉडी हर रोज जो है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, उन पैथोजन के लिए जो है वो एक्सपोज रहती है, ठीक। लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमें बीमार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी शरीर में, हमारे बॉडी में कुछ तो है ताकत जो कि हमें बचाती है, उन बीमारियों के अगेंस्ट हमें तैयार कर रही है, ठीक है। तो वही क्या है? वही हमारी एबिलिटी, वही हमारी ताकत, वही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ताकत, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। समझ गए? चलिए पढ़ते हैं। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। हर रोज हम बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं। However, only a few of these exposures results in disease. लेकिन उनमें से कुछ एक ही जो है हमें बीमार कर पाते हैं, और वो भी हमेशा बीमार नहीं कर पाते, है ना? क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो this is due to the fact that body is able to defend itself from the most of these foreign agents. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर इन एजेंट्स से खुद को बचा पाता है। मोस्टली ये जो एजेंट्स हैं, फॉरेन एजेंट्स, जो भी फॉरेन एजेंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं, बीमारी काउज कर सकते हैं, ठीक है, उनको पैथोजन कहते हैं। और या फिर वो एंटीबॉडीज को, अगर एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो वो एंटीजन भी कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए, दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये पूरी एबिलिटी जो होस्ट को इम्यून सिस्टम देता है, किसके अगेंस्ट? लिविंग जो डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट फाइट करने में, तो उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी इम्यून सिस्टम द्वारा दी गई एबिलिटी, किसी भी फॉरेन एजेंट से लड़ने की, किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने की जो उसकी ताकत होगी, जो उसको इम्यून सिस्टम देगा, उसी को कहते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा इम्यूनिटी? दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। याद रखिए, इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है? इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ गए आप? चलिए ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी की। बेटा, इनेट और एक्वायर्ड में क्या डिफरेंस है? इनेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमें हमारे जन्म से ही हमें मिलती है। इनेट इम्यूनिटी हमारे जन्म से ही हमें मिलती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम खुद से एक्वायर करते हैं अपने लाइफ टाइम में, अपने सर्वाइवल टाइम में, ठीक है। चलिए फिर पढ़ते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में, ठीक। अब इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। देखिए, स्पेसिफिक नहीं है, कैसा है? नॉन स्पेसिफिक। याद रखना है, इम्यूनिटी जो है, जो इनेट इम्यूनिटी है, वो स्पेसिफिक नहीं, वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, जो कि दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो कि जन्म के टाइम से ही हमको मिलता है। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस है जो हमें बाय बर्थ मिलता है। कैसे मिलता है? दिस इज accomplished by providing different types of barrier to the entry of the foreign agents into our body, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ये जो हमें जन्म से ही हमें एक नॉन स्पेसिफिक टाइप डिफेंस मिल रहा है, वो हमें कैसे मिल रहा है? तो बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमारे पास बैरियर्स होते हैं जो फॉरेन एजेंट्स को हमारी बॉडी में नहीं आने देते। और इनेट इम्यूनिटी जो है, जो बाय बर्थ इम्यूनिटी है,
उसके लिए हमारे पास 4 तरह के बैरियर होते हैं। नॉन स्पेसिफिक टाइप का मतलब है बेटा ऐसा इम्यूनिटी जो कि किसी पर्टिकुलर सिर्फ एक बीमारी के लिए नहीं है, मैक्सिमम बीमारियों के लिए है, ठीक है, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। तो कैसे मिलेगा हमें ये इनेट इम्यूनिटी? ये ज़्यादातर हमें बैरियर के थ्रू मिलता है। कुछ बैरियर्स होते हैं जो फॉरेन एजेंट्स को हमारी बॉडी में नहीं आने देते हैं, और इनेट इम्यूनिटी के ऐसे बैरियर्स 4 होते हैं। सबसे पहला बैरियर आता है फिजिकल बैरियर, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर देखिए, अपना पूरा शरीर देखिए, क्या ऐसी चीज है जो आपके शरीर में कुछ नहीं घुसने देती? स्किन। सबसे पहले आपकी बॉडी पे क्या है? स्किन है कि नहीं है? फिर आपकी नाक में म्यूकस होता है, ठीक है, हेयर होते हैं, ठीक। फिर आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें भी क्या होता है? म्यूकस होता है। सब जगह पे आपका इंटेस्टाइन में, स्टमक में म्यूकस होता ही होता है, ठीक है। तो वो म्यूकस का कोटिंग भी एक बैरियर की तरह काम करता है। वो म्यूकस का कोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने में फंसा लेता है, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर में क्या क्या आया, चलिए आइए पढ़ते हैं। स्किन ऑन अवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला फिजिकल बैरियर में भी स्किन है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर नहीं आने देता। देखो, स्किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर नहीं आने देती। हम मुंह पे हाथ लगाते हैं, ठीक है, नाक में हाथ लगाते हैं, या डायरेक्टली हमारे मुंह में नाक में जाता है, या कोई घाव हो जाता है, स्किन जहाँ से हट जाती है, वही उसी के थ्रू जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में जाते हैं। अदरवाइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में नहीं जाते हैं। म्यूकस कोटिंग ऑफ epithelium lining the respiratory, gastrointestinal and urogenital tract also helps in trapping microbes entering our body। तो म्यूकस की कोटिंग होती है एपिथेलियम पे। कहाँ कहाँ एपिथेलियम? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में, जहाँ पे आपका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें जो एपिथेलियम का लाइनिंग है उस पे म्यूकस का कोटिंग होता है, और वो म्यूकस कोटिंग जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेता है ताकि हमारी बॉडी में वो एंटर ना करे। तो फिजिकल बैरियर आपको समझ आ गया कि क्या क्या हुआ? स्किन हुआ और म्यूकस कोटिंग हुई एपिथेलियम की। कहाँ कहाँ? रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स में। दूसरा बैरियर क्या आता है? पहले हो गया फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, मतलब बॉडी में कुछ तो रिएक्शंस चलेंगे, कुछ तो फंक्शंस होंगे, कुछ तो केमिकल्स होंगे जो फिजियोलॉजिकली बैरियर बनेंगे। तो एसिड जो स्टमक में होता है, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो स्टमक के एसिड को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और खत्म हो जाते हैं। सलाइवा इन द माउथ, आपको याद है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का जो सिस्ट है वो स्टमक के एसिड के लिए, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके लिए रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। उसको कौन डाइजेस्ट कर पाता है? ट्रिप्सिन, याद करना है बच्चे। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या आ गया? एसिड इन द स्टमक, सलाइवा जो मुंह में है, आंखों से जो आंसू आते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब कौन कौन सी सेल्स हैं? सेलुलर बैरियर्स कौन से हैं? कुछ सेल्स होती हैं जैसे कि WBC है ना, WBC के भी आपने ग्रेन्यूलोसाइट एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट पढ़े होते हैं। ऐसी WBC जिनके अंदर आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं वो ग्रेन्यूलोसाइट हैं, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है वो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, ठीक है। तो चलिए, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट WBCs को ही कहा जाता है ऑफ अवर बॉडी, लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जो है पॉली, पी, मॉर्फो, एम, न्यूक्लियर, एन, ल्यूकोसाइट, एन, न्यूट्रोफिल्स। एग्जैक्टली ये WBC का कौन सा हिस्सा है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आपने पढ़ा होता है, ये है न्यूट्रोफिल सेल, ठीक। एंड मोनोसाइट्स, कौन सी WBCs? देखिए, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, कौन कौन सी ल्यूकोसाइट्स? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जो न्यूट्रोफिल्स भी हैं, कहते हैं उनको PMNL न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं, और मोनोसाइट्स दिखाई दे रहा है, मोनोसाइट्स, ठीक। एंड नेचुरल किलर सेल्स,
नेचुरल किलर सेल जो हैं वो लिम्फोसाइट्स हैं, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स भी आप पढ़ते हैं, यहाँ पे ये आपको एक लिम्फोसाइट दिखाया गया है, आगे आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स भी, ठीक। तो नेचुरल किलर सेल क्या है, लिम्फोसाइट है इन द ब्लड एज वेल एज macrophages in the tissue can phagocytose and destroy the microbes. मैक्रोफेजेस ये होती है, मैक्रोफेजेस जो क्या करती हैं, सेल, ये सारी सेल्स हैं बेटा। मैक्रोफेजेस किसी टिश्यू को, डैमेज टिश्यू को खा लेती हैं और डैमेज कर देती हैं सेल्स को, है ना। फैगोसाइटोसिस का मतलब है एक क्या करते हैं, ये खा देते हैं, सेल ईटिंग हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, है ना। तो चलिए सेलुलर बैरियर एक बार बताइए। व्हाइट ब्लड सेल्स, कौन कौन सी व्हाइट ब्लड सेल्स, कौन सी ल्यूकोसाइट, एक हो गया व्हाइट ब्लड सेल में मोनोसाइट, दूसरा हो गया पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल्स, फिर उसके बाद आया नेचुरल किलर सेल जो एक तरह के लिम्फोसाइट्स हैं, और मैक्रोफेजेस जो हैं ये सेलुलर बैरियर हैं। साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन क्या होता है बेटा, साइटोकाइन होता है ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है। साइटोकाइन ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि रिलीज होते हैं और क्या करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली बोलूँ तो कोई भी सब्सटेंसेस या कुछ भी जो कि सेल से निकलते हैं, इम्यून सिस्टम की सेल से निकलते हैं और दूसरी सेल को अफेक्ट करते हैं, दूसरी सेल को इन द सेंस ऐसे तो पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, ठीक। तो साइटोकाइन क्या हुए, ऐसे सब्सटेंसेस बचे जो एक सेल से निकलेंगे, कौन सी सेल से, इम्यून सिस्टम की किसी एक सेल से निकलेंगे और दूसरी सेल को जो है वो अफेक्ट करेंगे। ऐसे सब्सटेंसेस को हम साइटोकाइन बैरियर कहते हैं। साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरोन्स आते हैं, इंटरल्यूकिन्स आते हैं और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं। समझ गए आप, समझ गए ना बच्चे साइटोकाइन बैरियर। तो जो भी वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरोन्स व्हिच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो इंटरफेरॉन क्या होते हैं, वायरस से जो सेल इन्फेक्टेड होती हैं, जिन सेल को इन्फेक्शन हुआ है वो सेल्स कुछ प्रोटीन रिलीज करती हैं जिनको हम इंटरफेरॉन कहते हैं। वो इंटरफेरॉन जाते हैं किसी दूसरी सेल पे जो कि अफेक्टेड नहीं है और उसको प्रोटेक्ट करते हैं वायरल इन्फेक्शन से। फिर वो इंटरफेरॉन जो प्रोटीन इन्फेक्टेड सेल से में बनी वो निकल के चली जाएगी जो कि नॉन अफेक्टेड सेल है और उसको बचाएगी कि उस पर अगर वायरस आता है तो वो उस पर वायरस नहीं आने देगी। तो ये हो गया साइटोकाइन बैरियर। क्या बताया मैंने, साइटोकाइन, साइटोकाइन ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी इन्फेक्टेड सेल से निकलेंगे और किसी नॉन अफेक्टेड सेल को बचाएंगे। और इंटरफेरॉन भी एक तरह के साइटोकाइंस होते हैं। इंटरल्यूकिन्स और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी साइटोकाइन की तरह काम करते हैं। ये हो गया इनेट इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। एक्वायर्ड, देखिए इनेट इम्यूनिटी हमने क्या कहा था, हमें बाय बर्थ मिलती है इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। Acquired immunity, on the other hand, is pathogen specific. Non-specific होती है innate immunity, ठीक है। क्या होती है, Non-specific होती है innate immunity और acquired immunity जो है वो pathogen specific होती है। फिर से बताएंगे क्या होता है, acquired immunity pathogen specific होती है, innate non-specific होती है। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, कि ये जो है इट इज कैरेक्टराइज बाय मेमोरी। मतलब कई बार क्या होता है कि हमें जब कोई ऑर्गेनिज्म पहली बार अफेक्ट करता है, पहली बार वो हमारी बॉडी में आता है, ठीक है, फॉरेन एजेंट पहली बार हमारी बॉडी में आता है, ठीक, तो वो हमारा बॉडी उसके लिए एक रिस्पॉन्स देता है। हमारी बॉडी इसके लिए एक रिस्पॉन्स देगी पर वो हल्का फुल्का रिस्पॉन्स होगा। ऐसा है ना कि जैसे तुम्हें एक थप्पड़ मारा मैंने, ठीक है, तो तुम थोड़ा क्या होगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि अरे एकदम से थप्पड़ लग गया है ना, तो तुम एकदम से झल्ला जाओगे, ठीक। वही अगर दूसरी बार मारूंगी तो थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर रखोगे कि दूसरे थप्पड़ पड़ने वाला है, ठीक है।
वहीं अगर किसी ने तुम्हें एक बार मतलब कोई लड़ाई करने लगा, एक बार तुम्हें मारा, ठीक है, तो तुमसे ज्यादा कुछ नहीं किया गया, हल्का सा रिस्पॉन्स तुमने दिया। दूसरी बार जैसे ही आया, तुमने भी खूब हथियार तैयार रखे थे कि आओ तुम, ठीक है, तो बहुत जोरदार रिस्पॉन्स दिया। उसी तरह से जब पहली बार हमारे शरीर में पहली बार कोई पैथोजन आता है, तो हमारी बॉडी बहुत हल्का सा लो इंटेंसिटी का एक रिस्पॉन्स देती है, जिसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर वही पैथोजन दोबारा आता है, ठीक है, तो शरीर को उसकी ताकत का अंदाजा होता है, तो फिर अब हमारा शरीर उसके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत हाई इंटेंसिटी का रिस्पांस देता है, जिसको कि सेकेंडरी रिस्पांस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसको सेकेंडरी रिस्पांस कहा जाता है। समझ के बच्चे? ये समझे कि नहीं समझे? चलिए चलिए पढ़ते हैं फिर। ये तो समझ गए आप कि मेमोरी, तो हमारी बॉडी ने क्या रखा? याद रखा चीज को, है ना। दिस मीन्स दैट अवर बॉडी व्हेन इट एनकाउंटर्स अ पैथोजन for the first time produce a response called primary response। हमारी बॉडी जब पहली बार किसी पैथोजन को एनकाउंटर करती है, तो उसके लिए एक रिस्पॉन्स देती है, जिसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, और वो बहुत लो इंटेंसिटी रिस्पॉन्स होता है, ठीक। वहीं एक और, अगर उसके बाद एक और एनकाउंटर होता है उसी पैथोजन से, मतलब सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसिट a highly intensified secondary or anamnestic response, ठीक है। सेकेंडरी मतलब दूसरा रिस्पॉन्स है, एनामनेस्टिक मतलब काफी ज्यादा इंटेंसिफाइड जो है, हाईली एनहांस्ड रिस्पॉन्स है एंटीजन के लिए, ठीक है। समझ गए? तो पहला रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी देती है प्राइमरी रिस्पॉन्स, हल्का होता है। दूसरा रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा तेज होता है, जिसको सेकेंडरी और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कहा जाता है। This is ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter। तो ऐसा हमारा शरीर क्यों कर पाया? क्योंकि हमारी बॉडी को पहले एनकाउंटर की याद थी कि ये किस तरह से अफेक्ट करता है, तो ये जो भी तरीके से मुझे अफेक्ट करने आएगा, मैं इसको ब्लॉक कर दूंगी। ये हमारी बॉडी में मेमोरी थी, बॉडी सेल्स में मेमोरी थी, ठीक है। The primary and secondary responses are carried out with the help of two special types of lymphocytes, ठीक है। नेचुरल किलर लिम्फोसाइट तो हमें क्या देते हैं? इनेट इम्यूनिटी भी देते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, उसमें दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक। वो नेचुरल किलर भी इन्हीं दो के अंडर आते हैं वैसे तो, ठीक। तो दो टाइप के कौन से हैं? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। क्या डिफरेंस है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में? बताइए। एक देखो, एक होता है कि जो अपने घर पे बुला के मारे, ठीक है, और एक होता है कि जो किसी के घर पे घुस के उसको मारे। तो देखिए, ऐसा एंटीबॉडीज जो बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, ठीक, वो खुद बाहर निकलती हैं, ठीक, वो खुद बाहर निकलते हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो कुछ ऐसे, चलिए आगे आपको समझाती हूँ, ऐसे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं खुद नहीं जाती, एग्जैक्टली बी लिम्फोसाइट्स खुद नहीं जाती, कुछ सब्सटेंसेस भेज देती है बॉडी के बाहर को, है ना। बॉडी के बाहर कुछ, बॉडी के बाहर नहीं मतलब सेल के बाहर कुछ सब्सटेंसेस को भेज देती हैं, कुछ एंटीबॉडीज को भेज देती हैं, एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है एंटीबॉडी। तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो खुद नहीं जाती, अपने सेवक भेज देती हैं, जाओ लड़के आओ, तो वो सेल से बाहर जाती हैं, ठीक है, और उसको पैथोजन को मारती हैं। टी लिम्फोसाइट नहीं डरते, टी लिम्फोसाइट खुद से जाते हैं, चलो हम जाएंगे, वो खुद पैथोजन को अटैक करने जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। The B lymphocyte produce an army of proteins in response to pathogens into our blood to fight with them। देखिए, बी लिम्फोसाइट्स खुद नहीं जाते, लेकिन कुछ प्रोटीन्स की आर्मी भेज देते हैं। जैसे ही पैथोजन आया, वो प्रोटीन्स की आर्मीज भेज देंगे कि जाओ ब्लड में जाओ और इनसे फाइट करो पैथोजन से। इन प्रोटीन्स को एंटीबॉडीज कहते हैं। और टी सेल्स जो हैं वो दे देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज, खुद वो कोई एंटीबॉडीज नहीं सिक्रीट करते,
लेकिन बी सेल्स को वो मदद जरूर करते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, टी सेल्स खुद तो प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन बी सेल्स को जरूर हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में। टी सेल्स जो हैं, जो नेचुरल किलर सेल पढ़ी आपने, वो एक तरह का टी लिम्फोसाइट होता है। तो टी लिम्फोसाइट से आपको इनेट इम्यूनिटी भी मिलती है। ठीक है, तो इतना ही आज हम करेंगे। ठीक है, और इससे आगे जो था आपको दिखा होगा कि मैम खत्म हो गया। ठीक है, हाँ बच्चे खत्म हो गया। इससे आगे जो हम करेंगे वो कल करेंगे। यहाँ तक अब एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना। चलिए, थैंक यू।